फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 14 जल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? उनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। इसीलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीन की पंक्तियाँ सुनी होगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज़ के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल की आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर रहती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल बहुत समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने यह पाया था कि जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनों क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2, दो एक जैसी प्लेटें लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप कितनी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं? ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं।
क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इससे अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर में गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विविध भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम देखेंगे। यहाँ पर भुजो ने एक क्वेश्चन किया। भुजो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितनी जल की क्षति होती है? उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप 3, जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन की इस प्रक्रिया या प्रक्रम को है हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में भी देखा है। अब पहेली ने पूछा है यहाँ, पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी है। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजे पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास भुजों ने कोहरा देखा। यह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। जैसा कि पहले अभी हमने पढ़ा था कि ये तो क्वेश्चन पुट किया था, इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। इस प्रकार बनी बहुत सी जल कणिकाएँ जब आपस में मिलती है, जब जल कणिकाएँ आपस में मिलती है, बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है।
इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। पुनः महासागरों की ओर वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे है। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती है, अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि में नीचे रिसता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नल उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भूमि जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार का चक्रण है करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों, तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्राय जब बाढ़ का जल उतरता है तो यह जलाशय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या इससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा?
वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भूम जल की भी कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ जाता है या पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अपना अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन्स में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं और मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भूजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब भूजल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योग में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में उपयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं? यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ दो तकनीक का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूजल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। चलो अब सारांश पर लेते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्प और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और ओले के रूप में गिरती है।
वर्षा, ओले तथा हिम नदियाँ, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। पार्ट जो 14 है जल, उसके अब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकताएं: पीने, नहाने, खाना पकाने और कपड़े धोने आदि। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों, झरने, तालाबों, कुओं, हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। जल विलुप्त: जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। सोडियम क्लोराइड नमक: महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पीकरण: वायु में जल वाष्पन गर्म तथा संघनन ठंडा प्रतीत करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। गिलास की भारी सात पर जल की बूंदें: वाष्पयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। जल कणिका: पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, परिवर्तित हो जाता है। फिर है बादल। बादल से छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। वर्षा। वर्षा क्या है? बहुत सी जल कणिकाएं आपस एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती है। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। संघनन: जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। भौमजल: पृथ्वी का शुद्ध जल भौमजल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र: महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। बाढ़: अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। सूखा: वर्षा न होना अथवा भूमजल की कमी में सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण: जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जल का संग्रहण: वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब